ये एएस है, AS3 और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है, याद रखिए। AS3 आपको केवल ये बताएगा, AS3 आपको केवल ये बताएगा कि इन्वेंट्री कैश फ्लो क्या होता है, कितने टाइप की एक्टिविटी होती है और कितने मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड तक कैलकुलेट करवा देगा, लेकिन इन कंपनी अकाउंट्स में आप असली में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। और मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूं कि 10 नंबर का सवाल कैश फ्लो से आ सकता है। और देखिए, समझिएगा बात को नवंबर वालों, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, हायर परचेज, डिपार्टमेंट और सिंगल एंट्री, ये और बोनस राइट, ये देखो ना यार, मैं ये चैप्टर में क्यों कह रहा हूँ कि क्यों ये मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, ये मैंने ना आपको पूरी लिस्ट दे रखी है। इसमें ये इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, सिंगल एंट्री, डिबेंचर रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड बोनस राइट। भाई ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं, खासकर ऊपर के 3 तो 100%। क्यों? क्योंकि इन तीनों का आखिरी अटेम्प्ट है, ये न्यू सिलेबस में नहीं है। ये डिपार्टमेंट का आखिरी अटेम्प्ट है, सिंगल एंट्री का आखिरी अटेम्प्ट है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी फाउंडेशन में जा चुका है, सिंगल एंट्री ऑलरेडी फाउंडेशन में जा चुका है। तो भाई जब किसी को अलविदा करना होता है तो थोड़ा जोर शोर के साथ करा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, और आपने ये ज़रूर 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 करने हैं। ये पूरी की पूरी PDF ड्राइव पर मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये देखो, ये ऑलरेडी जो ड्राइव है, इस ड्राइव के अंदर ये मैंने नवंबर 2023 जीवन का फोल्डर बना दिया है। सारे क्वेश्चन, अपनी किताब, सब कुछ इसमें डाल रखा है। आप प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। अभी होगा क्या, मैं जानता हूं, जब मैं स्टूडेंट था और मेरे को पता है आप अभी किस स्टेज से गुजर रहे हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर पढ़ें तो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। अकाउंट्स पढ़ेंगे, लॉ छूटेगा, लॉ पढ़ेंगे, टैक्स छूटेगा, टैक्स पढ़ेंगे, कॉस्ट छूटेगा। आई कंप्लीटली एग्री, ऐसा होगा और ये बड़ा नॉर्मल है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप कभी भी घड़ी देख के काम अब करें ही ना। मान लो एक हफ्ते में 2-2 चैप्टर उठा लो, अभी भी आपके 20 दिन तो बचे हैं। 20 में से आप ये समझ लो अब आपको केवल 27 तारीख, वैसे तो मैं 25 ही मानता हूँ, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 25 तक जो मर्जी और पढ़ना होता पढ़ता, 25 के बाद केवल अकाउंट्स पढ़ता। अभी आप अपनी अकाउंट्स की तैयारी थोड़ी हल्की कर दो और कॉस्ट, लॉ और टैक्सेशन की तैयारी बढ़ा दो, लेकिन 25-26 के बाद किसी और सब्जेक्ट को छूना भी मत। उसके पीछे कारण है दोस्त। आपका अकाउंट्स का पेपर पहला पेपर है भाई, अगर वो खराब हो गया ना, आपका ग्रुप खराब हो जाएगा, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, गारंटी से। क्यों? क्रिकेट में अगर आपका ओपनिंग पेयर काम नहीं करा तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि काम नहीं होगा आपका, आगे स्कोर नहीं बनेगा। अकाउंट्स का पेपर, पहली चीज़ तो स्कोरिंग है। दूसरी चीज़, इस पेपर के अंदर सबसे खतरनाक बात जो है ना, वो ये है कि बच्चा कहता है मेरा टाइम पे पूरा नहीं हुआ। टाइम पे पूरा होगा भी नहीं तुम्हारा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे कारण है। हम हैं बेवकूफ़, हम हैं इमोशनल फूल। मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाता हूँ, पेपर में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी आता है, मैं कर रहा हूँ, मेरे से बन नहीं रहा। मैं इमोशनली डैमेज हो जाऊँगा वहीं पर कि साला बन कैसे नहीं रहा, बनना चाहिए, मैं तो इतना पढ़ के आया हूँ इसको। भाई अब अगर तुम उसे बना भी लोगे तो तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। तुम 10 मिनट 20 मिनट और लगा के उसे बनाओगे, सही हो गया आपकी बार, नंबर तो 10 ही मिलेंगे, लेकिन तुम टाइम लगा चुके हो आधा घंटा उसमें, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और अगर बढ़ नहीं पाओगे तो पेपर कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। इसका केवल एक तरीका है पेपर करने का, एक बार करना, अच्छे से करना, और जितना हो जाए उतना करना। मान लो पहली बार करा, बैलेंस शीट मैच नहीं करी, छोड़ देना, आगे बढ़ना, फिर टाइम हो तो दोबारा करना।
हो सकता है मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत ना हो, ठीक है, मेरा यह तरीका है। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलनी है। मान लो आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपके नोट्स में 80% चीजें मैच कर रही हैं, तो आपको नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नंबर कैसे मिलते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में आप जो कर पाओ वो करना और यकीन मानना वही सही है। उसके बाद ना आपके पास समय होगा, और अगर आप अपना समय लगा रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं। एक पेपर को करने के लिए आपके पास जो समय होना चाहिए, 100 नंबर का पेपर अगर आप करते हो, अगर आप 100 नंबर का पेपर करते हो, इस बात को समझ लेना, क्योंकि इसके बाद के एएस तो केवल एएस 16 मुश्किल है, फटाफट हो जाएंगे। अगर आप 100 नंबर का पेपर कर रहे हो, आपको 180 मिनट मिलते हैं। मान के चलिए इस 180 मिनट में से 10 मिनट आपका नॉर्मल लॉस है, अनअवॉइडेबल, जो कि होगा ही होगा, होगा ही होगा। 170 मिनट में आपको 100 नंबर करने हैं, मतलब एक नंबर के लिए 1.7 मिनट, 10 नंबर के सवाल के लिए 17 मिनट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी चेक बता रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 17 मिनट पत्थर की लकीर है। कोई क्वेश्चन हो सकता है जो 25 मिनट भी ले ले, एग्रीड, लेकिन क्वेश्चन को उसकी औकात अनुसार ट्रीट करिएगा। मान लीजिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 5 नंबर का सवाल है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 मार्क्स, 40 नंबर। यहां आप अपना टाइम सेव करेंगे, याद रखिए मेरी इन बातों को, याद रखना मैंने क्या बोला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखने में आपको समय बचाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है उसकी लिख लिख के कि आपके 20 नंबर 20 मिनट में खत्म हो जाएं। आपके पास में अच्छे खासे मिनट बचेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के आते हैं, वो भी 5 नंबर का स्टैंडर्ड टाइम हुआ 8.5 मिनट या 9 मिनट, 5-5 मिनट में खत्म होने चाहिए, क्योंकि वो होंगे भी छोटे ही। वहां आप समय बचाएं और उनको लगाएं इन्वेस्टमेंट में, फाइनल अकाउंट्स में। सिंगल एंट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बहुत समय खाने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको अभी, और वो समय खाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एनालिसिस करना है। हमेशा एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगता है, बात को समझिएगा। एएस का सवाल है, आपको पता है क्या करना है, प्रोविजन लिखना है, आंसर निकालना है, खत्म, एनालिसिस नहीं करना। सिंगल एंट्री जैसे सवाल में प्रॉफिट निकालना है, दिमाग लगाना है, कहाँ पर सेल्स आएगी, कितनी सेल्स निकलेगी, जहाँ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी वहाँ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जाएगा, और दिमाग जाएगा मतलब टाइम जाएगा। तो ये एक पत्थर की लकीर नहीं है कि 10 नंबर का सवाल 17 मिनट में करना है। इसका मतलब तो 20 नंबर का सवाल होगा तो आप एएस के अंदर 34 मिनट ले जाओगे। 20 मिनट में करके खत्म करो। ये मत सोचना मेरा आंसर बड़ा या छोटा है। सीए के पेपर में शीट भरने से नंबर नहीं मिलते, याद रखिए। रेलिवेंट लिखें, रेलिवेंट लिखें, चाहे कोई भी पेपर हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे अंकित सर हो चाहे तुली सर हो, उन्होंने आपको कभी ये नहीं कहा होगा कि शीटें भर के आना। उन्होंने ये कहा होगा टू द पॉइंट लिखिए, जो सवाल पूछ रहा है ना वो लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा फालतू लिखेंगे तो एग्जामिनर खुद ही आपको समझ जाएगा कि इसे कुछ नहीं आता, ये फड्डे मार रहा है। क्यों? हम बच्चे की मेंटालिटी जानते हैं। मैं पेपर चेक नहीं कर सकता, लेकिन मेरी वाइफ तो कर सकती है ना। मेरे पास पेपर नहीं आते चेक करने के लिए, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनके पास कभी नहीं आते। बट हमें पता होता है कि कैसे चेकिंग होती है, क्या हो रहा है। इस चीज़ का याद रखिएगा। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करके आएंगे उतना अच्छा है। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चलते हैं, AS3। जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता हूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है, कैश प्लस फ्लो प्लस स्टेटमेंट। कैश प्लस फ्लो प्लस स्टेटमेंट। बेटा स्टेटमेंट वर्ड का मतलब होता है समरी। जैसे आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट आपकी निकलती है। बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, यही होता है ना। आपको मान लो पैसा मिला, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा इस पार्टी ने इतना पैसा दिया। क्या ये भी बताता है क्या किसने दिया, कितना दिया और क्यों दिया? क्यों का ऑप्शन होता है क्या उसके अंदर? नहीं ना, नहीं होता। इसीलिए समरी
ये केवल ये बताती है कहाँ से आया, कितना आया। चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, फ्लो का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब हमेशा ओपनिंग से क्लोजिंग होगा, ना कि क्लोजिंग से ओपनिंग। याद रखिएगा, ओपनिंग से क्लोजिंग होगा। कैसे? मान लो ये जो भाई है ये आज आया, ठीक है, 10 दिन बाद मेरे को दोबारा मिला, मैंने कहा यार तू तो बहुत पतला हो गया, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा इसका? अरे समझो, मैंने क्या करा, इसको पहले से बाद में देखा, तभी तो मैं चेंज करता हूं ना। लोग कहते हैं कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आंसर तो सेम ही आएगा। अबे बेवकूफ हो तुम। हमेशा चेंज का मतलब होता है पहले से बाद में देखना, ना कि बाद से पहले देखना। तो क्या होगा चेंज का मतलब? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने को चेंज कहते हैं। इसीलिए आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी कैश फ्लो निकाल के ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस, तब निकल के आता है क्लोजिंग बैलेंस। अगर चाहते तो ऐड माइनस कर देते क्लोजिंग, तब भी तो ओपनिंग निकल के आता। नहीं करते ना ऐसे, ओपनिंग से क्लोजिंग जाना है। आप आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझिएगा। यहाँ पर आपके नोट्स में, जिन्होंने पहले बनाए होंगे और अब के नोट्स में, एक स्लाइड चेंज है। क्या लिखा हुआ है? एनी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड एसेट। एसेट की जगह वर्ड डाल दीजिएगा इन्वेस्टमेंट। एनी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट readily convertible into cash without any significant loss in value. Without any significant loss in value का मतलब हो गया, मैंने दोबारा बोला, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एनी शॉर्ट टर्म, इसका मतलब केवल और केवल करंट इन्वेस्टमेंट ही, केवल और केवल करंट इन्वेस्टमेंट ही कैश इक्विवेलेंट बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी कैश इक्विवेलेंट नहीं बन सकती। हाईली लिक्विड, इस हाईली लिक्विड वर्ड का मतलब होता है कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 90 डेज। 90 डेज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। ध्यान से बात को समझिएगा। मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, कोई भी चीज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है दोस्त। अगर मैं आज आपसे कहता हूं ना कि ये ले जाओ फोन, ले जाओ 5000 में, अभी लाइन लग जाएगी। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है सारी चीजें, बट इफ आई सेल इट एट 5000 देयर विल बी लॉस इन वैल्यू। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एनी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, विद इन 90 डेज कन्वर्ट होनी चाहिए, हैविंग नो सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दिया नहीं हुआ, मैं डाल देता हूं आपको यहां पर एक्सेप्शन जो AS 3 में बोली गई हैं। सीधे सीधे स्टॉक और शेयर्स, इनको हटा दिया गया है। स्टॉक और शेयर्स दोनों को एक्सेप्शन से हटा दिया गया है, याद रखिए। मतलब एक्सेप्शंस हैं ये। क्यों? उसके पीछे कारण है दोस्त, ध्यान से सुनना। भाई का रेडीमेड गारमेंट का काम है, अब भी बात क्लियर हो जाएगी एकदम, अब भी के अभी क्लियर हो जाएगी। भाई आपका जो रेडीमेड गारमेंट का काम है, ये तो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता होगा। 90 दिन तक तो आपका कोई माल रखा ही नहीं रहता होगा, तुरंत बिकता होगा। दोस्त ध्यान से, 90 दिन से पहले पहले सारा माल बिक जाता है भाई का। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर मैं यहां इन्वेस्टमेंट की जगह एसेट वर्ड लिख देता तो इसका स्टॉक भी कैश इक्विवेलेंट बन जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी क्या बन जाता? कैश इक्विवेलेंट बन जाता। इसलिए मुझे मजबूरन क्या लिखना पड़ा यहां पर? इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो रही है बात? नहीं तो फिर स्टॉक भी कैश फ्लो के अंदर दिखने लग जाता, ओपनिंग बैलेंस के अंदर। शेयर्स को क्यों नहीं इंक्लूड करा गया? क्योंकि शेयर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। इसीलिए अब जब बात आती है कि कैश इक्विवेलेंट में आएगा क्या, तो याद रखिएगा कैश इक्विवेलेंट में आता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल
सिक्योरिटीज इन डेट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। आप बैंक में एफडी कराते हैं ना, अगर वो एफडी 90 दिन से कम वाली एफडी है तो वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी, लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा वाली है तो वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगी। देखा? अब ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए बता रहा हूं, सबके लिए मतलब सबके लिए। सुनिए, कैश फ्लो से 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए आएगा तो आ सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। आपको 10 आइटम दे देगा और कहेगा ऑपरेटिंग बताओ, इन्वेस्टिंग बताओ या फाइनेंसिंग बताओ। 5 मार्क्स डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाने के लिए दे देगा। डायरेक्ट मेथड से बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर सवाल आता है 10 से 12 मार्क्स का, तो ये AS 3 का सवाल नहीं होगा, ये आपके कंपनी अकाउंट्स का जो पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका सवाल होगा और ये बनेगा इनडायरेक्ट मेथड से। 3 प्रकार का सवाल आएगा आपके एग्जाम में। मैं ये चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट से आए। क्यों? गधे और घोड़ों की पहचान होनी चाहिए। ये दोनों सवाल तो बहुत आसान होते हैं, कोई भी कर देगा, लेकिन यकीन मानिए 20 से 30% बच्चा इन दोनों को भी नहीं कर पाता, पूरे नंबर नहीं ला पाता। क्यों? 10 एक्टिविटी पूछी हैं, अगर एक भी गलत कर दी तो ये मत सोचना आपकी 10 एक्टिविटी हैं, 5 नंबर का सवाल है तो एक एक्टिविटी के आधा नंबर है। 4.5 नंबर देने का कोई स्कोप नहीं होता, वो 4 देगा आपको। तो एक एक्टिविटी से या तो 2 गलत करना ताकि मैच हो जाए, और नहीं तो पूरी सही करना। मतलब ऐसा ऑड फिगर में गलत मत करके आना, समझ रहे हो कि नहीं? या तो फिर मार देना तुक्का। हाँ, आएगा तो गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर एक गलत हुआ तो ये ना सोचना भाई हो सकता है ना। क्या पता है क्या होता है पेपर में? आपको अपनी गलती का एहसास तब होता है जब पेपर हॉल से बाहर आ जाओ, तो यार है होता है कि नहीं, यही रह गया, तो तब पता नहीं चलता। जब जैसे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट में पता चल जाता है। जब कोई दोस्त मिलता है ना, अबे करा तो है, ऐसे करा था, अबे ऐसे होना ही नहीं था, देख क्या पूछा इसमें, फिर आता अरे हो गया, मैं तो इसमें 5 नंबर जोड़ के बैठा था, ये तो 0 हो गए। ये बड़ी कॉमन बातें हैं और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें होता है, या आपके साथ क्या है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। आप अगर एक अटेम्प्ट में CA नहीं बन रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो नहीं बना एक अटेम्प्ट में, मेरे फाइनल में 2 अटेम्प्ट लगे थे, बिल्कुल लगे थे, लेकिन हाँ इंटर जैसी मामूली चीज कर गया था मैं। आगे सुनिएगा ध्यान से, क्या है, लेकिन मैं जिंदगी में फाइनल का पेपर दोबारा नहीं दूंगा। अगर मेरे से कोई ये भी कहेगा ना कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो, CA फाइनल का पेपर दोबारा दे दो, नहीं दूंगा भाई। मैं जानता हूं मैं कैसे पास हुआ, बहुत मुश्किल है, बहुत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा। मेरी वाइफ पास हो गई थी पहले, मेरी सीनियर है, ठीक है, वो पास हो गई थी, लेकिन मैं नहीं हो पाया था। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि तू पास नहीं हुआ, कोई नहीं, तभी तो आज शादी हो रखी है ना, ठीक है। आगे सुनो ध्यान से, कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है? उसके 2 कारण हैं, एक लीगल रीज़न और एक लॉजिकल रीज़न। लीगल रीज़न है सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के 5 कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये 3 कॉमन हैं, सबको बनाने हैं। कैश फ्लो और सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये लिमिटेड कंपनीज को बनाने होते हैं, सबको नहीं बनाने होते। जैसे मैंने अभी आपको दोनों कंपनियां दिखाई थी, चाहे न्यूलव इंडिया हो, न्यूलव इंडिया की बैलेंस शीट भी देखी थी हमने, उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा था, उसके नोट्स और अकाउंटिंग पॉलिसी भी देखी थी, लेकिन उसका कैश फ्लो नहीं था। नंबर 2, लॉजिकल रीजन।
भाई ये एक बहुत बड़ा कारण है कैश फ्लो को बनाने का। मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में इसके बहुत भर भर के एग्जाम्पल दिखाता हूं moneycontrol.com खोल के। भाई बात को समझिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत इसीलिए है, कैश फ्लो वाला सारा काम तो कैश या बैंक अकाउंट भी कर सकता है। भाई कैश और बैंक अकाउंट क्या कहता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो कैश और बैंक अकाउंट भी बताता है कि नहीं बताता। तो जब काम कैश एंड बैंक अकाउंट से हो सकता है तो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे एक्टिविटी वाइज दिखाता है। मुझे क्या बताता है? ये एक्टिविटी वाइज कैश फ्लो बताता है कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से मुझे कितना हो रहा है। अगर मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर देखना चालू करा, और यहाँ देखना चालू करा और मैंने खोला यहाँ पर नाइका, अगर मैंने नाइका खोला, ये अभी थोड़े दिनों पहले बहुत तेजी से उछाल मारा था इस कंपनी ने, 800 850 भी पहुंचा था। अब ध्यान से देखिए, मैं नाइका गया, मैंने फाइनेंशियल्स खोले, फाइनेंशियल्स खोल के ध्यान से देख रहे हो यहाँ कैश फ्लो दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 129 के हिसाब से सारी लिस्टेड कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ध्यान से देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में है कि नहीं है? है कि नहीं? इसका मतलब ये कंपनी नाइका अपने ऑपरेशंस में पैसे गवा रही है। अपना इनका काम धंधा ऑपरेशन से नहीं चल रहा। जब तक पहले देखो कमा रही थी, दिखा कि नहीं, इनका बिजनेस डाउन हुआ है। यहां पर ध्यान से देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी माइनस में है और फाइनेंसिंग प्लस में है। मतलब कहीं ना कहीं से या तो लोन उठा रहे हैं या कैपिटल इशू कर रहे हैं। वहीं अगर मैं किसी और कंपनी को देखूं, जो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को उठाइए। देखिए HDFC बैंक शेयर, भले ही नाइका कितने रुपए का था, अभी 142-43 का था ना, मैं आपको सस्ता शेयर दिखाता हूं। NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन, NHPC ये आ गया, 53 रुपए का है, नाइका से लगभग 1/3 पर है। देख लेते हैं ये कुछ कर रहा है क्या, ध्यान से देख रहे हो भाई साहब, 4,692 करोड़ रुपए कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्लस है। इसका मतलब आप जिस चीज की बात करते हो ना, वो केवल और केवल वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन से कुछ नहीं होता। वैल्यूएशन तो बायजू की भी हजारों करोड़ों में थी, लेकिन गिर गई ना। अंदर से कितने स्ट्रांग हो वो देखते हैं, मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। आप अंदर से आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है वो देखा जाता है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो चलता है। ध्यान से देखिएगा, 53 रुपए का शेयर है, लेकिन कितने पैसे कमा रहा है? कमा रहा है ना। अब ध्यान से देखो कहाँ पैसा लगा रहा है, इधर देखो, इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, मतलब पैसे कमा कमा के कहीं ना कहीं पैसा अपने पावर प्रोजेक्ट्स में लगा रही है कंपनी। फाइनेंसिंग नेगेटिव है, अपने लोन उतार रही है। तो बताओ स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी टेक्निकली? ये कारण होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, ताकि शेयर होल्डर को बता सकें कि भाई हमारे को धंधे से प्रॉफिट आ भी रहा है, कैश फ्लो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं दोस्त। अब जब हमने आगे की बात करी तो हमने कहा यार ये मेरा चार्ज भी हो रहा है और बैटरी भी नहीं दिखा रहा, क्या चक्कर है, बंद हो जाएगा तो फिर वैसे पढ़ाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। मैंने कहा रीजंस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैश बुक हमें ये कैश फ्लो हमें ये बताती है एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी वाइज अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, नाइका और NHPC। अब आप बताओ, शेयर के हिसाब से मुझे लगेगा नाइका अच्छी कंपनी है, 142 रुपये 145 रुपये का शेयर है, लेकिन कैश फ्लो के हिसाब से कौन सी कंपनी बढ़िया है? NHPC बढ़िया है कि नहीं? क्योंकि फंडामेंटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना रुपए का शेयर देखा था अभी हमने? मैंने 24 में खरीदा था, 24 रुपए में। अब सोचो पेटीएम का जब शेयर आया था 2100 रुपये था IPO में, आज लगभग 850-900 रुपये का है।
मैं जिंदगी में कह रहा हूँ कि जिंदगी में कभी 2100 रुपये नहीं आ सकता। तो जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था उनका डूब गया कि नहीं डूब गया? AS13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परमानेंट डिक्लाइन, समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट डिक्लाइन। आगे देखिएगा बात को। टाइप ऑफ एक्टिविटीज, 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। आप 12वीं क्लास से इन्हें रटते हुए आ रहे हो। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। याद रखिएगा, पेपर में आएगा। अगर 5 नंबर का आया तो लगता है मेरे को, और बहुत बार आया भी है, इसको रट के तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? सुनिएगा ध्यान से दोस्त। पूरी बैलेंस शीट के 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर आप लायबिलिटी साइड पे जाएं और एसेट साइड पर जाएं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है AELIC से। जो बच्चा मेरे से पढ़ता है उसे ये रट चुका है, AELIC। A मतलब होता है एसेट, E मतलब होता है एक्सपेंस, L मतलब होता है लायबिलिटी, I मतलब होता है इनकम और C मतलब होता है कैपिटल। एसेट फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट। लायबिलिटी भी 2 प्रकार की होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर कोई भी, अच्छा, और यहाँ पर होती हैं टाइप ऑफ एक्टिविटी में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कोई भी एक्टिविटी अगर कैपिटल से रिलेटेड है या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड है, मैंने क्या कहा? कैपिटल से रिलेटेड है या फिर किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म, तो वो फाइनेंसिंग बनेगी। वो फाइनेंसिंग क्यों बनेगी सर? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? फाइनेंसिंग मतलब फंड, फंड मतलब पैसा। पैसा 2 ही प्रकार का हो सकता है, ओन मनी और लोन मनी। ओन मनी मतलब कैपिटल, लोन मनी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मेरे और ICAI के बीच में, जिसमें जीतना मुझे चाहिए लेकिन हर बार ICAI जीतता है, क्योंकि आपको नंबर ICAI देगा। ध्यान से बात को समझिए। बैंक का पॉजिटिव बैलेंस मेरा एसेट है कि नहीं? भाई आपका करंट अकाउंट है बैंक में, OD भी है, OD नहीं है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी भी होगी शायद। बिजनेस करने वालों से ही अकाउंटिंग है यार, नौकरी करने वाला बेचारा क्या ही अकाउंटिंग करेगा? सीधी सीधी बात है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैसा किसका खाते हैं? बिजनेस वालों का। हमें, हमारा क्लाइंट नौकरी वाला थोड़ी है। नौकरी वाला क्या करेगा? मैं बताता हूँ आपको। साल में एक बार आएगा, बाबूजी मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, बस। और उसमें से भी तो कई नौकरी वाले ऐसे होते हैं, मन करता है इनके पीठ में मुक्का मारो, वो भी खुद ही भर रहे होते हैं, खुद ही भर रहे हैं भाई, और पोर्टल पे जाके। और फिर इनकी गलतियां होती हैं, फिर आते हैं हमारे पास। हमारे पास कौन आदमी आता है जिसकी तनख्वाह हो 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़? मेरे पास एक क्लाइंट है जिसकी सैलरी 1 करोड़ है। 1 करोड़। कहता है टैक्स कैसे बचाऊं? उस बेवकूफ़ बच्चे ने क्या कर रखा है? अपनी बेसिक सैलरी दिखा रखी है 80 लाख। मैंने कहा पागल, तू बेसिक सैलरी अगर इतनी दिखाएगा तो तू टैक्स कैसे बचाएगा? अबे अलाउंसेस दिखाता, परक्यूसिट्स दिखाता तो तेरा टैक्स बचता। बेसिक तो फुली टैक्सेबल होता है, कहाँ से दिखा देंगे भाई तेरा टैक्स बचा देंगे? 1 करोड़ रुपए सैलरी है, नोएडा का बंदा है, 1 करोड़। और सुनो, तो अब होता क्या है भाई, आपका भी बैंक में OD है, आपका भी बैंक में OD है, सुनते रहना ध्यान से बात को। बैंक में आपके 200 रुपए हैं तो आपका एसेट है कि नहीं है ना? अब मान लीजिए आपने किसी पार्टी को 300 रुपए का चेक दिया हुआ है, तो क्या आपका चेक क्लियर नहीं होगा? वो देखो यही बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, होगा कि नहीं होगा? और आपका बैलेंस नेगेटिव 100 हो जाएगा, यही होगा ना भाई? अगर बैंक मेरा कैश इक्विवेलेंट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा कैश इक्विवेलेंट का नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी इन्होंने ही बताया कि चेक क्लियर हो जाएगा। भाई साहब, मैं तो यही सोचता हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होना चाहिए। अगर बैंक कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बिजनेस वालों से पूछो, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये शॉर्ट टर्म, कि आज 100 रुपए है, इनका 100 नेगेटिव हो गया, कल किसी पार्टी के 400 रुपए आए, वापस से 300 पॉजिटिव हो जाएगा। यही होता है कि नहीं होता? भाई मेरे हिसाब से तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होना चाहिए, कैश इक्विवेलेंट की नेगेटिव फिगर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, आपको ICAI नंबर देगा। ICAI के हिसाब से वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैं नहीं जानता क्यों, शायद ये कारण है कि बैंक ओवरड्राफ्ट से हमें पैसे मिलते हैं, इसीलिए फाइनेंसिंग है। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन फंड है,
इसीलिए फाइनेंसिंग है। बट विचार करिएगा, एग्जाम में फाइनेंसिंग ही लिखना है, समझ गए? एग्जाम में फाइनेंसिंग लिखना है, याद रखिए। मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, लेकिन जब प्रैक्टिकल जाओ आर्टिकलशिप पे तो पूछिएगा जरूर अपने प्रिंसिपल से कि सर इसको मैं फाइनेंसिंग में क्यों लिखूं, क्योंकि अगर आपके पास लिस्टेड क्लाइंट होंगे तो कैश फ्लो तो उनकी बनेगी। चलें आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी ऐसी आइटम, सबको समझ में आ रही है सारी बातें? क्लियर हो रही है बात भाई? बिल्कुल। अगर मेरे आईपैड की बैटरी खत्म हो गई ना तो मैं यहाँ से तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपके सामने नोट्स हैं, मैं लैपटॉप यहाँ पर खोल दूंगा और फिर लिखवा नहीं पाऊंगा, समझा सारा दूंगा। ठीक है? एएस सारे करेंगे, ये थोड़े से एएस जो है इनमें टाइम लगता है, बाकी के एएस में इतना टाइम नहीं लगता। सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से अब क्या है, एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और इन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कहूँ इनकम और एक्सपेंसेस, ये तो ऑपरेशंस ही होते हैं कि नहीं होते? कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस में इनकम या एक्सपेंस ऑपरेशन का ही तो रिजल्ट होता है। और बच्चों, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मिलके वर्किंग कैपिटल बनाते हैं कि नहीं? पढ़ा है एफएम में आपने वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? शॉर्ट टर्म करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है ना। और अगर आप वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देखें तो वर्किंग कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड या अमाउंट रिक्वायर्ड टू डू बिजनेस। यही होता है कि नहीं होता? अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस इज वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रन बिजनेस मतलब ऑपरेट करना। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी आइटम, अब यहां से रटना नहीं, बच्चा डिविडेंड को फाइनेंसिंग मान लेता है। मेरे भाई, जो मैं लिखवा रहा हूं इसे नोट कर लीजिएगा। डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कराए हमने, मतलब मेरे पास शेयर कैपिटल होगी, मेरी कंपनी की शेयर कैपिटल है, मैं पे कर रहा हूं, तो ये फाइनेंसिंग है। लेकिन वही डिविडेंड अगर आपको रिसीव्ड है तो ये इन्वेस्टिंग है। ठीक है? आगे चलते हैं। फिर आता है लोन्स एंड एडवांसेस। दोस्त, अगर ये लोन्स एंड एडवांसेस आपने अपनी सब्सिडरी को या अपने एसोसिएट कंपनी को दिए हैं तो ये इन्वेस्टिंग है। लेकिन आप बताओ ना भाई, आपके काम धंधे उधार नहीं देते क्या अपने कस्टमर को? देते हो ना। तो अगर आपने लोन या एडवांस अपने सप्लायर को दिया है तो ये ऑपरेटिंग है। इंश्योरेंस क्लेम, अगर इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक की वजह से मिल रहा है, आपका एक चैप्टर है पूरा इंश्योरेंस का, वो जो पैसा मिलता है वो ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर आपको लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट की वजह से मिल रहा है तो ये इन्वेस्टिंग है। याद रखिएगा। राइटिंग खराब है, कॉन्सेप्ट मजबूत है। ठीक है? राइटिंग अब क्या ही सुधारें, माँ बाप ही नहीं सुधार पा रहे। हाँ, उस साइड क्या है? अबे क्या चाहते हो? ये लो, पढ़ देता हूं भाई, पढ़ देता हूं, घबरा मत। डिविडेंड पे करा है तो फाइनेंसिंग है, रिसीव है तो इन्वेस्टिंग है। लोन्स एंड एडवांसेस सब्सिडरी को दिए हैं, एसोसिएट कंपनी को दिए हैं तो इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर लोन्स एंड एडवांसेस सप्लायर को दिए हैं तो ऑपरेटिंग है। इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक की वजह से मिल रहा है तो ऑपरेटिंग है, लेकिन लॉस ऑफ एसेट की वजह से मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग है। चलें आगे, पक्का? आइए दोस्त, आगे चलते हैं। अब आता है AS10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले 12 करा दूं? हाँ भाई 12 करा देते हैं, कोई नहीं, 12 कर लो यार। ध्यान से सुनना भाई,
12 सुन लो। सुनो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में दो शब्द आते हैं, एक गवर्नमेंट और एक ग्रांट। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकती है। ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस। असिस्टेंस मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। याद रखिए क्या, इफ एनी बिजनेस एंटिटी इज रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट देन इट विल कम अंडर AS 12। ध्यान से सुनिएगा, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे? नंबर 1, जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं, ऑल द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ग्रांट हैज़ बीन फॉलोड। मान लीजिए सरकार ने आपको ग्रांट दी है और ये बोला है कि आपको स्कूल जो खोलना है उसमें गरीब बच्चे पढ़ाने हैं। एंड नंबर 2, इफ इट इज सर्टेन दैट गवर्नमेंट ग्रांट विल रिसीव। सर्टेन कब हो जाता है? जब आपका सरकार के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हो जाए। जब आपका MOU साइन हो जाए मतलब अब सरकार बाध्य हो गई है कि आपको पैसे देगी ही देगी, तो अब ये आपके लिए सर्टेन है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, याद रखिएगा भाई, 4 प्रकार की गवर्नमेंट ग्रांट होंगी। ग्रांट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, ग्रांट फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रांट एज नॉन डेप्रीशिएबल एसेट एंड ग्रांट एज प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। AS 12 लग रहा है कि आएगा, और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स्ड एसेट में से किसी भी टाइप की ग्रांट आ सकती है। समझिएगा, बहुत आसान चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रांट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। ग्रांट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट मतलब मैंने एसेट खरीदा और मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिली। बेसिक अकाउंटिंग की बात है, बात को सुनिएगा। ये आपके, मैं हर बार सुपर 100 क्वेश्चंस निकालता हूं जिसमें AS के सवाल नहीं होते। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, इनमें कहीं भी AS का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि AS हम एग्जाम के 3 दिन पहले करेंगे। देख लीजिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है पहले ही कि 25 अक्टूबर से YouTube होगा डेली रात को 9 बजे। उसके अलावा ये जो सवाल हैं आपको ये करने हैं। जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करें, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रिवाइज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में SMILL का मतलब है स्टडी मटेरियल की इलिस्ट्रेशन, SMPP बोले तो स्टडी मैट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, RTP का मतलब रिविजनरी टेस्ट पेपर। तो अगर आप, मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के स्टडी मटेरियल का 6, 7, 8, 11 इलिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नवंबर 20, जुलाई 21 और ये RTP, टोटल 10 सवाल बनेंगे। चिंता मत करिए, फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये आपके लिए ड्राइव है। अगर आप इस ड्राइव को देखेंगे, ऑल्दो ये ड्राइव जो है वो मई 2024 के लिए है, लेकिन जब आप मई 2024 में जाते हैं ड्राइव में, तो मैंने एक फोल्डर नवंबर 2023 ग्रुप 1 के लिए बना रखा है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हर प्रकार का सवाल दिखेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, ये डली हुई यहाँ पर CA इंटर अकाउंटिंग सुपर 100 क्वेश्चन। तो ड्राइव से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल और भी हैं, जैसे स्टडी मैट के पहले पता है क्या होता था, अभी आपके पास क्या है, स्टडी मैट का इलिस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सदैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रहेगा, इंश्योरेंस हमेशा इंश्योरेंस रहेगा। यहां पर ना आज से 10-11 साल पहले आपको मिला करता था प्रैक्टिस मैनुअल। ICAI जब अपना ओल्ड कोर्स कराता था तो प्रैक्टिस मैनुअल मिलता था। हमारा इंस्टीट्यूट ने कोई भी चीज चेंज नहीं करी, उसी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस को उठाकर डाल दिया गया मई 2024 में, नवंबर 2023 के मटेरियल के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, कोई स्टडी मैट करके अब फायदा नहीं है, आप इन सवालों को कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हायर परचेज, कंपनीज, जब मैं यहाँ कंपनीज खोलता हूं
तो कंपनीज में सारे हैं, चाहे वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, सारा कुछ इस ड्राइव में डाल के लाया हूं। आगे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सिंगल एंट्री, और उसके अलावा भी अगर प्रैक्टिस की कमी रह जाए तो मैंने अपनी पूरी की पूरी यहां किताब डाल दी है। सारा स्टडी मैट, सारा प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सारे के सारे यहां पर हैं। आप ये नहीं कह सकते हमारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए माल कम है। दोस्त, बहुत सारा सामान है आपके पास, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो 60-70 नहीं 80 नंबर से ज्यादा लेके आएंगे। आपके पास सब कुछ है अब करने के लिए। और आपको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो सबसे पहले तो ये वाले सवाल कर लें। जब आप ये वाले सवाल करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको क्या लगेगा, ये वाले सवाल इस तरीके से डिजाइंड है या वो वाले निकाल के दिए जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं कवर हो रहे होंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली रिवीजन हो गई। उसके बाद अगर आपको और सवाल करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ड्राइव है, ड्राइव में से उठा सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? पक्का क्लियर है? ठीक है। तो ये सारा का सारा सामान आपके पास है। सर ये ड्राइव का लिंक कहां से मिलेगा? आप सारे लोग इस मैराथन के टेलीग्राम ग्रुप में एडेड होंगे? सारे लोग एडेड है ना? तो क्योंकि आप सारे लोग इस मैराथन के टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हो, वहां पर आपको ये इस ड्राइव का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, एक और चीज आप कर सकते हो। क्या? मान लीजिए आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्लासेस तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन आपकी हेल्प टू द एक्सटेंट पॉसिबल जहां तक है मैं जरूर करूंगा। जैसे ये अभी मेरा जो बैच चल रहा है एडवांस अकाउंटिंग का मई 2024 के लिए, यहां पर ग्रुप 1, क्योंकि अगर आपका ग्रुप 1 है तो ग्रुप 2 भी आएगा। यहां पर जितने मैंने एएस कराए हैं सारे एएस की क्लासेस का लिंक है। मान लीजिए आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उसके पीछे भी एक बहुत सिंपल तरीका है। यहां क्लास के हिसाब से टॉपिक डाला हुआ है कि कौन सा टॉपिक हुआ है, दिख रहा है ना? मैं आपको क्लास नहीं दे सकता, लेकिन क्लास के अंदर जो नोट्स हुए हैं वो जरूर दे सकता हूं। ध्यान से देखिएगा। आपने अभी क्लास का ट्रैकर देखा, ये आपकी क्लास का ट्रैकर है सारा का सारा, कौन से दिन कौन सा एएस हुआ है। यहां आप ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव में जाकर जब आप यहां पर ड्राइव में जाएंगे मई 24 की ड्राइव में जाकर आप देखेंगे क्लास नोट्स हैंड रिटन, तो यहां पर आपको सारे के सारे उस दिन की पर्टिकुलर क्लास के नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। तो आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए लास्ट आपका 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर तक का नोट्स अपडेटेड है। तो इससे आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। ग्रुप 1 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से 25 नंबर के आएंगे, ग्रुप 2 में डेफिनेटली 25 नंबर के आएंगे। तो 50 नंबर का कंटेंट मैं आपका यहां से कवर कर देता हूं। आप कोई भी यहां पे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारा 19 तारीख को कौन सा एएस हुआ, एएस 2 दिख रहा है यहां पर। आप यहां जाएंगे हैंड रिटन नोट्स में 19 अगस्त, ये 19 अगस्त खोलेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिए इस प्रकार से मैंने सारे नोट्स लिखवाए हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें क्या क्या पढ़ना है, रेलेवेंस, मीनिंग, क्लासिफिकेशन। रेलेवेंस में कैसे लिखवाया हुआ है कि एएस 2 हमें पढ़ना ही क्यों है। एएस 2 हमें पढ़ना इसलिए है कि बिजनेस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। जब बिजनेस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक होता है कि नहीं होता? क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, सेल्स होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। यही ग्रॉस प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाता है और नेट प्रॉफिट आता है। अब मान लीजिए अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ होगी, ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ होगी तो नेट प्रॉफिट में गड़बड़ होगी, नेट प्रॉफिट में गड़बड़ होगी तो बैलेंस शीट में गड़बड़ होगी और बैलेंस शीट के साथ साथ टैक्स में भी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। इसी वजह से केवल एक ओनली वन रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैन लीड टू मिस स्टेटमेंट्स। इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की जरूरत होती है। समझ में आती है बात? तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से यहां पर आपके सारे लेक्चर के लिंक है।
क्लास नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। क्लास के लिंक हैं, क्लास के नोट्स हैं। इसके अलावा ये तो जैसे उस पर्टिकुलर दिन का काम हो गया, ये प्रॉपर आपके नोट्स पूरे के पूरे बने हुए हैं जिस दिन इतना काम हुआ होगा। अब मान लीजिए अगली क्लास में क्या हुआ है, 22 तारीख को क्या हुआ है, AS 2 के क्या हुए, सवाल हुए। यहां पर गए, 22 तारीख के नोट्स खोल लिए, 22 तारीख के नोट्स खोले, 22 अगस्त 22 अगस्त 22 अगस्त 22 अगस्त खोले, तो यहां पर आपको 22 अगस्त के AS 2 के सवाल मिलने चालू हो जाएंगे। ये सवाल प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से ईयर देखिए कौन सा है इस सवाल में। 14-15 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हम, और मैं गारंटी देता हूं, अपना स्टडी मैट खोल के देख लेना, सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके ईयर बदल दिया, 21-22 कर दिया। मतलब आपका स्टडी मैट यहां से बना है, ये सवाल स्टडी मैट से नहीं आए। हमारा ICI चेंज नहीं करता, लगातार सेम कॉपी पेस्ट मारता है, इवन डिजिट्स तक सेम है। तो इस प्रकार के, और आंसर लिखना कैसे है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्लास में कैसे लिखवाया गया है वो है। फिर अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर कराए हुए। तो मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूं मैं यहां पर करूंगा। क्लियर हो गई बात। आज आप सबने नोट्स कैरी कर लिए होंगे, नोट्स आपके पास हैं, तो अब आप क्या काम करेंगे, आप केवल और केवल जो भी लिखेंगे उन नोट्स में लिखेंगे। हम नोट्स की मदद से, उसके अलावा नोट्स के अंदर लिखेंगे। मेरे पास उन्हीं नोट्स की सॉफ्ट कॉपी है, आपके पास भी यही पेज होगा पहला, मेरे पास भी यही पेज है, आपके पास दूसरा यही पेज होगा, मेरे पास भी यही पेज है। हम इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आने वाले 2 से 3 घंटे के अंदर आपके 20 नंबर पक्के करा दूंगा। याद रखिएगा 25 तारीख से जब हम YouTube पर बैठेंगे तो सारी की सारी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि 25 के बाद तो मेरे ही ख्याल से आप कोई और चीज पढ़ोगे, अकाउंट्स ही पढ़ोगे ना। सर 25 क्यों रखी है, अभी क्यों नहीं करा देते? भाई अभी कराऊंगा तो तुम करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लॉ भी पढ़नी है, टैक्स भी पढ़ना है, कॉस्ट भी पढ़नी है, तब तो केवल अकाउंट्स पढ़नी है ना। एक हफ्ता तो अकाउंट्स पढ़ोगे ही। ठीक, चालू करें? चलो जी स्टार्ट करते हैं। आराम से तसल्ली से बैठो और सुनो। आपका पहला AS आता है। देखो भाई, जो जैसे आप लोग बैठे हो सकता है आपके दिमाग में ना जाए बात, लेकिन सुनोगे तो मेरी गारंटी है पहली बारी में 80% बात चली जाएगी दिमाग में। सुनिएगा ध्यान से। पहला AS कौन सा आता है? AS 1 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आइए भैया पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तब बात समझ में आएगी ज्यादा। इधर देखिए ध्यान से, ये देखिएगा, ये एक कंपनी है। क्या नाम है कंपनी का? GRS सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे तो ये देखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ना वो असली में होता है। क्या मैं कहूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, यही सब होता है कि नहीं होता? और ध्यान से देख लीजिए, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? साफ साफ लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या क्या है? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देख लीजिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अंडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट। और देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है कि नहीं? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स prescribed by the company's accounting standard rule and the companies act। देखिए उस कंपनी की पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी हुई है। ये ऐसे आलतू फालतू में नहीं लिखी हुई दोस्त, ये इसलिए लिखी हुई है, समझिएगा लॉजिक को। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे से पढ़ते हैं नहीं, लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं समझा दूंगा। सुनना ध्यान से। क्या मैं बोलूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI का ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ICAI वाला जो है वो AS बनाता है। उसके बाद में वो AS नाफरा के पास जाते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और नाफरा के पास AS जब जाते हैं उसके बाद नाफरा उनको भेजता है MCA पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ओके होते हैं तो वो AS नोटिफाई हो जाता है।
लेकिन रूल कहां से बना भाई? कंपनी तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगी। कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 133 ने बोला कि सारी कंपनीज को एएस फॉलो करना मैंडेटरी है। नहीं तो आईसीएआई की औकात नहीं थी कि कंपनी से एएस फॉलो करवा दे। क्यों? क्योंकि एएस जब बनते थे तो एएस बनने के बाद कंपनियां उनको धक्का मार देती थी। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो कंपनी हूं, कंपनी तो किसको फॉलो करेगी? कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। कौन होता है आईसीएआई? बाढ़ में जाओ, हमें मतलब नहीं है। इसीलिए कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट डाली गई सेक्शन 133। सेक्शन 133 ने बोला ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब तो मैंडेटरी हो गया कि नहीं हो गया? उस एएस की वजह से जीआरएस सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड एएस1 को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर रही है। इतनी बात समझ में आती है? पक्का? आगे सुनेंगे। सबसे पहले बात आई AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई एक बात को समझिएगा ध्यान से, पेपर पास तो पढ़ के ही होगा, ये एक प्रिंसिपल है कि नहीं है? ये पढ़ाई का प्रिंसिपल है कि नहीं है कि जो पढ़ेगा पास वही होगा? भाई आप कब पढ़ते हो, सुबह या रात को? सुबह। आप जब टाइम मिल जाए आप सुबह। आप मैडम रात को। आप सुबह। थ्योरी पहले पढ़ते हो प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। अच्छा, और भाई आप सुबह थ्योरी या प्रैक्टिकल? पीछे थ्योरी या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल थ्योरी। बात को समझना भाई, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये प्रिंसिपल हो गया कि नहीं? कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई रात को पढ़ रहा है, कोई थ्योरी पहले पढ़ रहा है, कोई प्रैक्टिकल पहले पढ़ रहा है। ये अपनी अपनी पढ़ने की पॉलिसी हो गई कि नहीं हो गई? सिमिलरली अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मतलब भाई जो पढ़ेगा वही पास होगा। इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो हो गया प्रिंसिपल। डेप्रिसिएशन तो लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता है डेप्रिसिएशन लगेगी। लेकिन एसएलएम से भी कोई लगाता है और डब्ल्यूटीवी से भी कोई लगाता है कि नहीं लगाता? सिमिलरली पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो हो गया प्रिंसिपल। लेकिन कोई दिन में पढ़े, कोई रात को पढ़े, कोई थ्योरी पढ़े, कोई प्रैक्टिकल पढ़े, ये मेथड्स ऑफ अप्लाइंग पढ़ने का प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया? दिन में पढ़ूंगा या रात को पढ़ूंगा ये मेरा मेथड है, लेकिन पढ़ूंगा ये प्रिंसिपल है। थ्योरी पढ़ूंगा या प्रैक्टिकल पढ़ूंगा ये मेरा मेथड है। सबका अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आता है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर बात नहीं करता। भाड़ में जाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी वैल्यू करो, कोई मतलब नहीं है। जो कर रहे हो उसे डिस्क्लोज कर दो। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। AS2 कहता है इन्वेंट्री कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पर वैल्यू होगी। AS2 कहता है ना, मैंने हायर पर वैल्यू करी है क्योंकि मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है हायर पर वैल्यू करता हूं। AS2 वायलेट हो रहा है। अगर मैंने ये बोला कि मैं हायर पर वैल्यू कर रहा हूं और मैंने उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया, तो मैंने जो मैं कर रहा हूं उसको डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया? AS1 फॉलो माना जाएगा। पकड़ा कहां जाएगा? AS2 में पकड़ा जाएगा। हर AS की अपनी लिमिट है। आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? तो ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग हमने सीखा कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, जब इनको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब कोई एंटिटी
अकाउंटिंग कैसे कर रही है उसको डिस्क्लोज करना ही डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। इतनी बात सबके पल्ले पड़ती है, क्लियर है बात इतनी? चलिए जी आगे देखते हैं भाई, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, भाई आप फाउंडेशन से हो या डायरेक्ट एंट्री से हो? फाउंडेशन से हो। डायरेक्ट एंट्री कितने वाले हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंटर में हैं लेकिन डायरेक्ट एंट्री से आए हैं, इनको ये बात बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी कि हम डायरेक्ट एंट्री से हैं? एक स्टैंडर्ड रूट क्या है? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव रूट भी तो है, क्या? डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट इंटर, नो फाउंडेशन। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन लोगों को यह बताने की जरूरत है कि ये 10वीं और 12वीं पास हैं? क्या बताने की जरूरत है क्या? आप बात को समझिएगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं पास होके ही तो यहां पर आया होगा, चाहे फाउंडेशन में आया होगा या इंटर में आया होगा, लेकिन 10वीं 12वीं तो पास होगा कि नहीं होगा? क्या मैं कहूं ये बेसिक बात है? क्या बेसिक बातें बताने की जरूरत है क्या? कोई बेसिक से हटके है वो बताने की जरूरत है ना। बात को दोबारा सुनिए, आप 10वीं 11वीं 12वीं पास होके ही सीए में एंट्री लिए हैं, ये बहुत बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है। लेकिन आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो तो ये बेसिक बात नहीं है, आपको बताना पड़ता है। अगर कोई टीचर कॉन्सेप्ट करा रहा है कि हाँ ये तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा, तो आप बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे सर मैं डायरेक्ट एंट्री से हूं। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि आपने 11th में पढ़ा होगा ही होगा, तो थोड़ी बोलते हो कि मैं डायरेक्ट एंट्री से हूं, तो बेइज्जती हो जाएगी ना। बस यही मैं समझाना चाहता हूं। अगर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, बेसिक, फा का मतलब क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग, और अजम्पशन होते हैं बिलीव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो बेसिक बिलीव्स हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग करी जा रही है। क्या लिखा हुआ है? बेसिक assumptions which are being followed while preparing and presenting financial statements। बहुत बड़ी लाइन बोल दी है, while preparing and presenting। बात को समझिएगा भाई, एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा है? while preparing and presenting। क्या मैं कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? क्या बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। इसीलिए जब मैंने ये बोल दिया व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑटोमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कवर हो गई कि नहीं हो गई उसके अंदर? इसका मतलब एएस केवल और केवल, ध्यान से, एएस केवल और केवल इस बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में नहीं लग रहे हैं, इसको बनाया कैसे गया है, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनी है, उसके अंदर भी एएस फॉलो हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? क्लियर होती है बात? पक्का भाई? चलो जी आगे चलते हैं दोस्त। तो अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, नो नीड टू गिव अ सेपरेट डिस्क्लोजर इफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption आर बीइंग फॉलोड। अगर सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption फॉलो हो रही हैं तो किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ क्या आते हैं जी? GAC, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। बात आती है सर गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आप एक बार बताइए, आप कभी कोई काम धंधा चालू करते तो ये सोचते हैं कि कल बंद कर दूंगा, आज कमा लेता हूं जितना कमाऊंगा, आज कमाया एक अद्धा और थोड़ा चखना और खत्म, कल की कल देखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जब भी कभी हम कोई काम धंधा चालू करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि आज एक दुकान है तो कल 4 खोलूंगा, अगर एक रेडी है तो कल 4 रेडी खुलेंगी, फिर एक दुकान खुलेगी। यही तो सोचते सब कि नहीं सोचते?
वही तो लिखा हुआ है भाई यहाँ पर। और ये बेसिक बात है कि नहीं है कि कभी भी कोई काम धंधा चालू करेगा तो यही बेसिक बात है कि वो ये सोच के चल रहा है कि आगे और तरक्की करूंगा। तो जब यही बेसिक बात है तो क्या इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है? क्या डिस्क्लोजर देना जरूरी है? नहीं। अब ध्यान से, प्रैक्टिकल है मेरा इसके पास। गोइंग कंसर्न चेक कैसे होगी? सॉल्वेंसी से, लिक्विड। ये सवाल आता है बहुत बार पेपर में, कंपनी की पोजीशन देते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। गोइंग कंसर्न चेक कैसे होगी? सॉल्वेंसी से, लिक्विडिटी से और प्रॉफिटेबिलिटी से। प्रैक्टिकल दिखाऊं? आइएगा, देखिएगा, तब जाके आपको इस बात को समझ में आएगा कि ये गोइंग कंसर्न क्या चीज है। Unacademy. Let's crack it.